हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले लेकिन कल का रिवीजन करेंगे। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका रिवीजन पहले करेंगे। अच्छा, कल संडे था तो कल वीकली करंट अफेयर आई थी, तो आप वीकली का रिवीजन जरूर कर लीजिए। और जनवरी का पार्ट 1 भी आ चुका है और आज पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, तो आप जनवरी महीने का मंथली भी रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, डेली के साथ साथ आप वीकली और मंथली का भी रिवीजन किया कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कल का। 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इस बार भी दुबई में हुई। WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला टीम ने। इस बार चौथा संस्करण था और 2 बार इन्होंने जीता है। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला सहकारी राइडेड हेलिंग प्लेटफॉर्म, इसे सहकार कैब के नाम से लॉन्च किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरुआत किया है। गुरुग्राम में आयोजित 24वें वसंत उत्सव में थीम स्टेट राजस्थान को चुना गया और असम में भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब एलेना रायबकिना ने जीता है। पूरी लिस्ट के लिए आप लास्ट वाली वीडियो देखें। समाजशास्त्री आंद्रे बेटेल का निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे के वीडियो से। आपने रिवीजन किया वन लाइनर में। अब इसकी क्विज और PDF जाकर MJT ऐप से सॉल्व कर लेना। मैं आपको PDF टेलीग्राम पर भी दे दिया हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर लिया करो। रोजाना रात को 9 बजे भेजी जाती है PDF, तो आप रात को 9 बजे जाकर आप डाउनलोड कर लिया करो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता? तो भारत एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता बन गया है। भारत ने इंग्लैंड को हराया है, लगान की पूरी वसूली हुई है। तो 100 रन से हराया है, छठी बार भारत चैंपियन बना है। और वैभव सूर्यवंशी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 175 रन बंदा मारा फाइनल में। फाइनल में इतना मतलब ये हाईएस्ट तो है ही, लेकिन फाइनल में शतक बनाने वाले भी दूसरे बन गए हैं। उन्मुक्त चंद इससे पहले बनाए थे। खैर, वैभव सूर्यवंशी ये प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए। और अंडर 19 जब छठी बार ये जीता है भारत, तो इससे पहले कब कब जीता? सन 2000 में, सन 2008 में विराट कोहली कप्तानी में, 2012 में, 2018 में, 2022 में और अब 2026 में। ठीक है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीत गया भारत। ICC कराता है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। जय शाह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CEO हैं संजोग गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच कौन सी आखिरी परमाणु हथियार संधि, नियंत्रण संधि समाप्त हो गई? तो देखिए, 5 फरवरी 2026 को न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो गई है। मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेन चैनल पर देखिएगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी? ये एक्चुअल में ये ट्रीटी ये बताती थी कि आपके पास जितने भी परमाणु हथियार है ना, इनको या तो अब लिमिटेड कर दो या तो कम करने की सोचो। साथ ही साथ में ये भी इंश्योर करो कि आगे अब और कोई परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, क्योंकि परमाणु हथियार जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टाइप का हथियार है। तो ऐसे में अगर बढ़ाओगे तो सब लोग, तो भाई पैसे की कमी तो है नहीं, ना रूस के पास, ना अमेरिका के पास, ना चाइना के पास, कल को कोई और देश आएगा उसके पास। तो ऐसे में पूरी दुनिया इसको बनाने लगेगी और खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये स्टार्ट ट्रीटी बनाई गई थी। अब स्टार्ट ट्रीटी जब बनाई गई थी तो ये 1991 में बनी थी और 1994 में जाकर लागू हुई थी, लेकिन 16-16 सालों के लिए ये बनती थी। अब 16 साल इसका समाप्त हुआ 2010 में। तो 2010 में समाप्त होने से पहले ही रिन्यूअल हो गया था। मतलब 2010 में ये हो गया कि चलो फिर से इसको अगले फिर 16 साल के लिए रिन्यू कर देते हैं। तो 2010 से 2026 तक ये इसका टाइम पीरियड था, लेकिन 2026 में 5 फरवरी को ये समाप्त हो रहा था। अब 2026 में 5 फरवरी को जब ये समाप्त हो गया, तो अमेरिका कह रहा है कि चलो भाई फिर से रिन्यूअल, रूस कह रहा है सॉरी, कि चलो फिर से रिन्यूअल कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं, अब हम रिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? अमेरिका का कहना है कि हम दोनों तो चलो लिमिटेड लगाने को लगे हुए हैं, लेकिन उधर देखो चाइना जो है, ये जब 2010 वाली ट्रीटी हुई थी तब 200 के आसपास में था। उसके बाद 2026 आते आते इसके पास 600 प्लस हथियार हो गए। मतलब देखो आप, 200 के नीचे था और 200 तक ये 2020 तक रहा, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में ही ये बहुत तेजी से बढ़ाकर 3 गुना बढ़ा लिया है। तो हम लोग तो, रसिया और अमेरिका ये तो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन चाइना का क्या? कल को इंडिया आएगा तो उसका क्या?
तो इसलिए अमेरिका का कहना है कि चाइना को भी इसमें शामिल करो, तभी हम आगे ट्रीटी पर साइन करेंगे। तो ये बात हुआ था। खैर, स्टार्ट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये। ओके, अगला। अच्छा, अपनी ई बुक आ चुकी है जनवरी महीने की, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की और ईयरली ई बुक भी आ चुकी है। जो भी लोग ले रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत आती है, वो व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टेंट आप देख सकते हो किस प्रकार से रहता है। MZT ऐप पर आपको बेस्ट ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके UPI QR कोड पर पेमेंट करके भी ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। अब अगला देखते हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या था? तो देखिए, उधमपुर के बसंतगढ़ में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नाम है ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया नाम से चलाकर ये लोग आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, इंडियन आर्मी वाले। ठीक है, तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बसंतगढ़ वन क्षेत्र में सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मिलकर के ये संयुक्त चला रहे हैं अभियान। इसमें दो जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भी मारे गए, जिसमें एक अबू माविया था, जो कि जैसे मोहम्मद का एक कमांडर था। तो कहीं ना कहीं जब कोई इनपुट मिलता है तो ऑपरेशन चला करके और उसे सफाया किया जाता है ना, आतंकवादियों का। तो गुफा में भी ये लोग घुस गए थे और उसके बाद फिर बहुत सारी बड़ी मात्रा में यहाँ गोला बारूद, हथियार और AK-47 वगैरह मिली है। खैर, आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। 1895 में इसकी स्थापना मानी जाती है और सर्वोच्च सेनापति भारतीय तीनों सेनाओं के भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सेवा परमो धर्मा इंडियन आर्मी का मोटो है, आदर्श वाक्य है। अच्छा, एक चीज़ और, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 15 जनवरी को। क्योंकि 15 जनवरी 1949 को 1949 को KM करियप्पा साहब थे, जो फील्ड मार्शल थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल। इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से सत्ता संभाली थी, एक प्रकार से। मतलब कि ये बने थे पहले भारतीय सेना प्रमुख। ठीक है ना, मतलब तब से पूरा आर्मी का कंट्रोल भी भारत के हाथ में आ गया था, इसीलिए हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। अभी वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, भारत ने 6 फरवरी 2026 को ओडिशा के तट से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात आए तो आप अग्नि सीरीज में चले जाना। अब यहाँ पर मध्यम दूरी की बात आ रही है तो मध्यम दूरी में अग्नि 3 पड़ता है। ठीक है ना, अगर लो दूरी या कहे कम दूरी के कहा जाए तो आप अग्नि 1 अग्नि 2 कह देना। मध्यम दूरी अग्नि 3 अग्नि 4 और लंबी दूरी की अग्नि 4 अग्नि 5। ठीक है ना, तो 4 वाला में कम दूरी भी कह सकते हो, उसे मैक्सिमम दूरी भी कह सकते हो, क्योंकि अग्नि 4 जो है ये 4500 किलोमीटर की रेंज की होती है, तो मैक्सिमम दूरी भी कह सकते हो। खैर, अग्नि 3 का अभी परीक्षण किया गया है और इसको बनाया किसने है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मिसाइल बनाई गई है और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है। अब देखो, जब हम लोग को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो हम लोग व्हीलर द्वीप या जिसे कहते हैं APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो नया नाम अब हो गया है, इससे करते हैं, क्योंकि हमें जाकर टारगेट बनाना होता है लंबी दूरी में या मध्यम दूरी में, बंगाल की खाड़ी में किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और लेकिन जब अगर छोटी मिसाइल का परीक्षण करना होता है लाइन ऑफ साइट टाइप का, जिसे कहते हैं हम लोग क्रूज मिसाइल का, तो इस टाइप का मिसाइल हम लोग चांदीपुर उड़ीसा से करते हैं। चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट फायर रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, ये भी याद रखना। वहीं तट पर ही एक ये द्वीप भी है चांदीपुर के, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये वाला यहाँ से किया गया। अगला, DRDO के बारे में। DRDO के जो प्रमुख हैं डॉक्टर समीर V कामत हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 1958 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले संस्थापक या महानिदेशक थे। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला दुनिया का पहला खुदरा विक्रेता या कहें रिटेलर कंपनी कौन बनी? तो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर गई है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के अंतर्गत ही आता है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो इंडिया में धूम मचाता है। इसके अलावा फ़ोनपे ये दोनों ही आता है इसी के अंतर्गत, मतलब इन दोनों कंपनियों की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट हालांकि अमेरिकी कंपनी है। तो फ़ोनपे के जो समीर निगम थे, इन्होंने अपनी कंपनी बेच दिया था फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट के जो बिन्नी बंसल सचिन बंसल थे, इन्होंने अपनी कंपनी बेच दिया था वॉलमार्ट को। तो ओवरऑल वॉलमार्ट दोनों की पेरेंट कंपनी है। फ्लिपकार्ट कंपनी 2017 में बिकी थी और $77 बिलियन में ये बिकी थी। ठीक है, खैर, वॉलमार्ट दुनिया का पहला $1 ट्रिलियन रिटेलर वाला बन गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला।
ई कॉमर्स सेक्टर में है। पिछले 12 महीनों में इसके शेयरों में 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी स्थापना सैम वाल्टन ने की थी और सीईओ इसके डग मैकमिलन है। ओके, हेडक्वार्टर अमेरिका में है। अगला, 2026 राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड मेडल जीता? तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है और मीराबाई चानू, सखोरोम मीराबाई चानू उनका पूरा नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते और साथ ही साथ 3 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इन्होंने 49 के किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। स्नैच, क्लीन एंड जर्क, टोटल मिला करके इन्होंने 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। इन्होंने कुल 205 किलोग्राम का भार उठाया, जिसमें स्नैच वर्ग में 89 किलोमीटर था और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम था। ठीक है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है? एक बार उठा करके कंधे पर रखना होता है, फिर उठाना होता है, और स्नैच वाला मतलब एक ही बार में पूरा उठाना होता है। दूसरे स्थान पर वहीं राधा सोनी रही और इनका बीच में डिफरेंट 22 किलोग्राम का था। खैर, उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में ये आयोजित किया गया था चैंपियनशिप। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता था। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है? तो राजस्थान का जिला अलवर, जो अभी पिछले दिनों में भी चर्चे में रहा था, जब मैंने आपको बताया था ना कि ये दिल्ली एनसीआर का पहला जैविक उद्यान वाला जिला बनेगा, जैविक उद्यान वाला जिला बनेगा, बताया था ना मैंने कुछ दिन पहले, दिल्ली एनसीआर का। तो अब वही अलवर ही 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भी पहला भारतीय जिला बन गया है। राजस्थान का ये जिला है। तो ऐतिहासिक ये उपलब्धि है, यानी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके 100% लोगों का बीमा है, इंश्योरेंस है। और भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा हो, और इसकी घोषणा पिछली बार के बजट में भी की गई थी, अगर आपको याद हो। इस बार के बजट में नहीं, पिछली बार के बजट में। तो 2047 तक भारत सरकार का टारगेट है कि जितने लोग हैं भारत में सबका बीमा हो। तो ऐसे ही अलवर जिला जो है अभी ये पहली उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। घर घर जाकर के यहाँ सर्वे किया गया और छूटे हुए लोगों का भी बीमा किया गया, बीमा वाहक के जरिए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में पहली बार किस राज्य ने अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है? वृद्धजन बजट मतलब वृद्धों के लिए, बूढ़ों के लिए बजट। तो एल्डरली पर्सन के लिए बजट लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये केरल में हुआ है। मतलब एक मेन बजट तो आता ही है, स्पेशलाइज्ड तौर से इसमें वृद्धजन के लिए एक बजट लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला वृद्धजन बजट है ये, वृद्धों के कल्याण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए। क्योंकि एक डेटा के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर एल्डरली पर्सन बहुत ज़्यादा है। 60+ आबादी 16.5% से अधिक है। जहाँ जहाँ भी बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है ना, बढ़ा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हुए हैं ना, वहाँ पता चला है कि वहाँ वृद्धों की आबादी बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू युवाओं के। आप जापान देख लो, सबसे ज़्यादा बूढ़ों का देश वही है। उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, है ना। जहाँ जहाँ भी शिक्षा बढ़ती है और सब चीज़ें बढ़ती है, बाकी लोग तो फिर बीड़ी फूकते हैं। खैर, वित्त मंत्री के एन बालगोपालन जो हैं केरल के, ये विधानसभा में अलग से ये बजट पेश किए हैं। 46,236 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि टोटल बजट का लगभग 19.07% है। मतलब आप समझिए, टोटल जो बजट जारी किया जाता है उसका 1/5वां हिस्सा केवल वृद्धजनों के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान है। सिल्वर इकोनॉमी के हब के रूप में राज्य को बदलने के लिए ये उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। अच्छा, केरल ही पहला राज्य था जिसने सबसे पहले जेंडर बजट भी लॉन्च किया था। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला वृद्धजन बजट पेश करने वाला राज्य और पहला जेंडर बजट पेश करने वाला राज्य कौन है? तो आप बताएंगे केरल। केरल आप जानते हो दक्षिण भारत में यहाँ पर पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको याद कराया था कि भारत ने इस बार के बजट में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर की शुरुआत की है। रेयर अर्थ कॉरिडोर उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से केरल को कनेक्ट करेगा। तो मतलब ये कॉरिडोर कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल की खुदाई होगी, खोज होगी। ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। इसके अलावा पलक्कड़ दर्रा है। 14 जिले, 140 सीटें, विधानसभा में 20, लोकसभा में और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। बहुत ही आसान है, याद रखना। देखो, जैसे 14 जिले हैं, इसी को 10 से गुणा कर दो, 140 विधानसभा सीटें हो गई। लोकसभा में 20 और 1 सीट कम कर दो, 19 राज्यसभा में। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, 6 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो
तो परीक्षा पर चर्चा आप जानते हो हर साल आयोजित होती है। इस बार इसका 9वां संस्करण था जो 6 फरवरी को पीएम मोदी के द्वारा ये आयोजित किया गया। पीएम मोदी इसमें छात्रों को मोटिवेट करते हैं, उनको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सब पर जानकारी देते हैं और इन सब पर इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी पहल है ये। और देखो, जहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी काम करती है, अच्छी पहल करती है, उसको प्रेज भी करना चाहिए। जहाँ पर वो गलत काम करती है, यूजीसी जैसे बिल आती है, वहाँ पर क्रिटिसाइज भी अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, खैर एक तरफ से यहाँ परीक्षा पर चर्चा हो रही है, परीक्षाओं पर युवाओं को ज़्यादा लोड ना लेने और ये बताने कि भाई देखो, मॉडर्न युग में तो बिल्कुल ही है कि कोई आपका सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप एक्चुअली में क्या बनने जा रहे हो, है ना, या क्या बन सकते हो। कई बार परिस्थितियाँ कहीं और दिशा में ले जाती हैं आपको, आप चाहते कुछ और हो, पहुँच कहीं और जाते हो, लेकिन यकीन मानो जहाँ पहुँचते हो वो आपके जितना जिस प्रकार से जिस दिशा में आपने काम किया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जिस भी दिशा में मन लगा करके काम करेंगे निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। ईसीआई पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयुक्त सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है पहली बार ये राज्य का चुनाव आयुक्तों का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये नई दिल्ली में होगा और ये होगा 24 फरवरी को। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मतलब एक्चुअल में बहुत सालों बाद हो रहा है, तो पहली बार ही कह दिया गया है। यह 27 साल बाद हो रहा है, 27 साल बाद। ठीक है ना, तो 27 साल पहले इससे पहले हुआ था, यानी 1999 में हुआ था, जब राज्य के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, आप जानते हो राज्यों का भी एक चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, जिसे राज्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और एक देश का होता है जिसे राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त कहते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो राज्य के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, जितने भी राज्यों के, सबको बुलाया जाएगा और सबको बैठ करके 1999 के बाद पहली बार ऐसा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कि ईवीएम कैसे ऑपरेट करना है या इसके बारे में जानकारी विस्तृत, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय मतदाता सूची जो आई है, साझा मतदाता सूची जो आई है, SIR हुआ, मतलब इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी जो भी चुनाव से रिलेटेड है। आप जानते हो चुनाव आयोग में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं। अनुच्छेद 324 में भारतीय मुख्य चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होगी, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा। वर्तमान में विवेक जोशी जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से आपने देखा, आपने पढ़ा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। उसके बाद यूपीआई 2016 में शुरू किया इसने। एलन मस्क की कंपनी की संपत्ति में भारी उछाल किन दो कंपनियों के विलय के कारण हुई है? तो स्पेस एक्स और XAI के। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, ये आपको बताना है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा आंद्रे बेटेल को पद्म भूषण ये साहित्य और शिक्षक से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।